नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर आधारित हमारे कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। भारत सरकार देश की जनता के विकास के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन ये योजनाएं तभी प्रभावी होती हैं जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। राज्य और जिला स्तर पर योजनाएं सीधा आम जनता तक पहुंचे, इसलिए दिशा समितियों का गठन किया गया। जिला स्तर पर गठित दिशा समिति में संसद सदस्य, विधानमंडलों के सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि होते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति ने विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की। इस कार्यक्रम में हम संसदीय समिति की पेश की गई रिपोर्ट और उससे जुड़ी सिफारिशों को आसान शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माधव लाल, पूर्व मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर। माधव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माधव लाल जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। दिशा समिति भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो राज्यों में, जिला स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में सही तरीके से लागू हो, उसके सही परिणाम दिखे, उसके लेकर बनाया गया है। आप चूंकि चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राज्य के, हम आपसे जानना चाहेंगे दिशा समिति कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, जिस समय मैं चीफ सेक्रेटरी था उस समय तो दिशा समिति नहीं थी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स उस वक्त भी चलती थी और आज तो और ज़्यादा चल रही हैं, और इसमें फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में बहुत तब्दीली लाई जा सकती है, और यही उनकी स्कीम्स की मंशा है। तो दिशा समिति का जहाँ तक सवाल है, ये एक कोऑर्डिनेशन के लिए समिति बनाई गई है, और हम देखते हैं कि मतलब अब जैसे इस समिति के तहत पहले 47 स्कीम्स आती थी, अब वो बढ़ा के जो है 76 कर दी गई हैं। 70 हो गई है। 70 के करीब स्कीम्स हैं इसमें, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स भी हैं, कुछ छोटी छोटी स्कीम्स भी हैं। अब सवाल ये है कि ये स्कीम्स, हर स्कीम की अब इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग तो होती ही है, मगर इन स्कीम्स को एक अम्ब्रेला के अंडर देखकर और इनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी हो सकती है, वो जनरेट करने के लिए मेन पर्पस दिशा समिति का ये है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम सिंह यादव। आप लोकसभा के सांसद हैं और प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। श्याम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्याम सिंह यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी प्राक्कलन समिति ने दिशा की भूमिका और इसकी प्रदर्शन की जो समीक्षा है, तमाम योजनाओं को लेकर उसका चयन किया। आप लोगों ने अपनी पड़ताल में, जब आप लोग स्टडी टूर पे थे, क्या कुछ पाया? देखिए, इस सरकार का जो ये दिशा का कार्यक्रम इन्होंने चलाया, एक बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा प्रयास है सलाह, क्योंकि जितनी केंद्र की योजनाएं राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित होती हैं, हम सभी लोग उसको बैठ करके जिला मजिस्ट्रेट सारे जिले भर के अधिकारियों को बुलाते हैं, और 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। तो सारे विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं सब उसका समीक्षा करते हैं, उसमें क्या काम हो रहा है, क्या प्रगति है, और क्या काम और अच्छी ढंग से होना चाहिए, ये सब मिल कर के बहुत सिलसिलेवार और बहुत बारीकी से उसका डिस्कशन करते हैं। और जितने भी वहाँ पर ज़िले के सभी जनप्रतिनिधि लोग भी आते हैं, तो जो भी तरह तरह की समस्याएं बताते हैं, और तरह तरह के उसमें ये भी बताते हैं, कई बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो और अच्छा होगा और सुधार होगा। तो ये तो सुधार की एक सतत प्रक्रिया ही है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि दिशा का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, ये एक बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। और जब हम लोग अपने निरीक्षण में गांव में जाते हैं और अकस्मात दौरा करते हैं, तो इसके तहत जो किए गए काम हैं, जैसे ग्रामीण आवास हैं, शहरी आवास हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं,
क्या काम कर रहे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ कमियां भी उनमें नजर आती हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए ये हम लोग भी उसको सजेस्ट करते हैं। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति, जिसे हम दिशा के नाम से जानते हैं, संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में दिशा समिति के तहत किए जा रहे प्रयासों को सराहा है और सुझाव दिया है कि कार्य निष्पादन की गति को बढ़ाया जाए। दिशा समिति वास्तव में सहकारी संघवाद के विचार को मजबूत करती है। माधवलाल जी, संसदीय समिति का मानना था, चूंकि इस दिशा जो समिति है जिला स्तर पर, इसमें संसद के सदस्य होते हैं जो लोकसभा के वहाँ के सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद भी इसमें होते हैं, उसके अलावा विधानमंडलों के सदस्य विधानसभा हो या जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, पंचायत के लोग भी होते हैं और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि वास्तविक में ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा उदाहरण है। आप किस तरह देखते हैं इसे? नहीं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो उदाहरण है ही है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि जो ज़मीनी स्तर पे तो सारी स्कीम्स जाके कन्वर्ज करती हैं। जो बेनिफिशियरी है उसको एक्चुअली इससे कोई मतलब नहीं है कि ये पैसा सेंटर से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है या लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए आ रहा है। उनको उस स्कीम का इम्पैक्ट चाहिए और यही मेरे ख्याल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट की भी यही मंशा है। अब सवाल ये है कि उसको किस तरह से एक अमली जामा पहनाया जा सके इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे और मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन के तौर पे। तो इसमें हमें ये भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो लोकल बॉडी के लिए जो इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशनली एनवेसेज किए गए हैं वो अपनी जगह हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो समझिए ज्यूरिसडिक्शन है वो अपनी जगह है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन है वो अपनी जगह है। तो ये एक इतना आसान सवाल नहीं है। हालांकि मंशा सबकी यही है कि एक जो ठोके वो किया जाए, मगर इसमें सेंसिटिविटीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो किस तरह से उसको अमली जामा फैला के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या किया जाए, इसमें जो है विचार करने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं और कई तरह की हम राजनीति को देखते हैं। वर्तमान में अगर हम आयुष्मान योजना को देखें तो कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया, जबकि ये 5 लाख का सीधा सीधा जो है गरीब लोगों को बीमा देता है स्वास्थ्य का, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है देश की। एक उदाहरण के तौर पे मैंने इसे लिया। तो कई बार हम इस तरह की राजनीति भी देखते हैं जब सरकारें अलग होती हैं तो बेशक जनता का फायदा होता हो। तो क्या दिशा के तहत भी या आपके समय पर जो समन्वय समितियां होती थी, क्या इस तरह का टकराव देखने को मिलता है? कभी कभी देखने को मिल जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम एक प्रशासनिक लेवल पर काम करते रहे, तो उसमें प्रशासन में जो है वो बैलेंस अपने तरह से प्रशासन भी मेंटेन करती है। ये नहीं है कि मतलब है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक तरफ हो गए और सेंट्रल, वो मेरे ख्याल में वो बड़ी एक बदकिस्मती वाली अगर सूरत हाल हो तो वैसी सिचुएशन अराइज करती है। ज़्यादातर सिचुएशंस में मेरे ख्याल में ये मसला ज़मीनी तौर पे नहीं उठता है। कहीं पॉलिटिकली या कोई और रीज़न हो सकता है, कई बारी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स लोकल लेवल पे भी होती है, उसके अपने इम्पैक्ट होता है, मगर वही है कि उसको इंस्टीट्यूशनली कैसे अमली जामा पहनाया जाए और उसको चलाने का जो एक प्रोसेस होता है, मैं समझता हूँ वो भी बहुत अहम है। और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब ज़मीनी स्तर पे, ऊपर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, मेरे ख्याल में वो किस तरह से दिशा दे रहे हैं वो भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़। सांसद महोदय, कहा गया, आपके संसदीय समिति ने भी कहा है कि दिशा जो है, चूंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी के अलावा संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य रहते हैं और पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सहकारी संघवाद की जो अवधारणा है उसको दिखाता है। तो किस तरह से आप इसे देखते हैं सर? देखिए, मैंने कहा ना पहले ही आपको कि बहुत अच्छा प्रयास है और जिले के सभी तरह के लोग, जनप्रतिनिधि हों, सरकारी अधिकारी हों, हर विभाग के अधिकारी हों, मिल करके सबका एक सामूहिक प्रयास रहता है और
सबके इकट्ठा जुड़ने से क्या है, कई मसले इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं, वो भी सुलझ जाते हैं। लेकिन केवल उसमें एक कमी है कि अभी दिशा में जो चीज़ें डिस्कशन होती हैं और जो कुछ काम नहीं हुआ तो उसको कोई पेनल प्रोविज़न नहीं है। थोड़ा सा होना चाहिए, पिंच होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री मनीष वर्मा बहुत अच्छे हैं और दिशा की मीटिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और सारे विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति वो सुनिश्चित करते हैं और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मसले डिस्कस करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों का सुझाव लेते हैं और अगली मीटिंग में ये देखते हैं कि जितने भी हम लोगों ने काम बताए हैं विभागीय अधिकारियों को वो पूरा होके ही आना चाहिए, ये हम लोग इंश्योर करते हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और भी देखते हैं, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से होता है। जैसे हमसे कुछ एमपीज अपोजिशन के और राज्य के शिकायत करते रहते हैं कि वो उनका पॉलिटिक्स है, राज्य की पॉलिटिक्स है, उनको दिशा की मीटिंग करते ही नहीं तो बुलाने का कोई सवाल ही नहीं। शुरुआत में दिशा द्वारा निगरानी के लिए 28 योजनाओं को लिया गया था। वर्तमान में दिशा के डैशबोर्ड में 76 स्कीम शामिल है। संसदीय समिति ने आशा की है कि भविष्य में और भी योजनाओं को शामिल किया जाए। दिशा का कार्यक्षेत्र सरकार की गैर सांविधिक योजनाओं की निगरानी तक ही सीमित है। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि दिशा के दायरे में सांविधिक और गैर सांविधिक योजनाओं को लाने के प्रयास होने चाहिए और दिशा को वैधानिक दर्जा दिए जाने पर मंत्रालय को विचार करना चाहिए। माधवलाल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने शुरू में जिक्र किया कि योजनाएं पहले कम थी, उसके बाद योजनाएं बढ़ती चली गई और अब 76 के आसपास है। संसदीय समिति का मानना है कि और योजनाओं को भी दिशा के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि उसमें संसद सदस्य और विधानमंडलों के सदस्य भी होते हैं। हाँ, तो ये जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये जो स्कीम्स हैं ये सब एक डिपार्टमेंट की नहीं है। जो अगर आप दिशा का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो उसमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम सिर्फ हुआ करती थी। अब इसमें जो है ये जो 76 स्कीम्स की आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी स्कीम्स हैं। अब ये टेंडेंसी होती है और इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो भी इसी तरह से ऑपरेट करता है कि वो साइलोज में अपने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स के ज़रिए उन स्कीम्स की अप्रूवल्स होती है, प्रोग्राम्स जो है वो लागू किए जाते हैं। मगर सेंट्रल स्कीम्स में हमने ये देखा, पहले भी था और अब उसको काफ़ी फॉर्मलाइज भी किया गया है कि उसमें ये मॉनिटरिंग कमिटीज़ तो तकरीबन हर बड़ी स्कीम में हैं और उसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर्स और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सबको नुमाइंदगी है। और वैसे दिशा में चेयरमैनशिप जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। तो ये इंडिविजुअल स्कीम्स में भी अपनी अपने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं। दिशा, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, वो ये है कि इतनी सारी स्कीम्स को कैसे कन्वर्जेंस की जाए। मेरे ख्याल में उसका मेन मकसद जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल स्कीम्स को मॉनिटर करना नहीं है, मगर उनमें सिनर्जी और कन्वर्जेंस ज़मीनी स्तर पे किस तरह से लाई जा सके जिससे कि उसका इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। तो ये जो है वो चैलेंज है। अब इसमें सिफारिशें वो हुई हैं और आपने जिक्र किया कि वो स्टैट्यूटरी उसको स्टेटस दिशा को देने की बात की गई है। दर्शकों के नजरिए से जानना चाहेंगे, चूंकि संसदीय समिति ने इसका जिक्र किया, कि ये सांविधिक और गैर सांविधिक होता क्या है, मतलब उन योजनाओं में किस तरह का अंतर होता है? नहीं, कुछ तो जैसे स्टैट्यूट बेस्ड है कि मतलब है आपका जो है एक कानून है और उस कानून के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए स्कीम है जिसका भी कानून में जिक्र है जी। तो अगर कानून है तो उसमें जो है उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा, एवैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या रहेगा, वो सारा उसमें दिया होता है। जनरली स्पीकिंग जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फॉर दैट मैटर स्टेट गवर्नमेंट की, वो नॉन स्टैट्यूटरी, वो एग्जीक्यूटिव हैं। आज वो स्कीम है, गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने वो डिसाइड किया है कि वो स्कीम इस तरह से चलेगी, उसकी गाइडलाइंस भी जो है वो ले डाउन कर दी गई हैं, वो थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है।
अब कहाँ पे जो है वो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट आ जाता है, वो ये है कि हर एक स्कीम के लिए और ख़ासतौर से बड़ी स्कीम के लिए वो उनका बजट अप्रूव होता है, जो कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है। और उसमें जो है सिफारिश किस तरह से वो बजट एस्टिमेट्स पेश किए जाएं या उसमें क्या कमी बेशी है, उसके लिए कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स है। एस्टिमेट्स कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि क्या ये स्कीम्स जिस तरह से पेश की जा रही हैं पार्लियामेंट में, फाइनेंशियल और फिजिकल एंगल से उसके जो पहलू हैं वो क्या सही है या उसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है। दिशा द्वारा जो शुरुआत हुई थी तो 28 योजनाएं थी। अब जो समिति ने को बताया है मंत्रालय ने कि 76 स्कीम इसमें शामिल हो चुकी हैं। संसदीय समिति की आप लोगों ने जो पड़ताल की है उसमें कहा है कि और योजनाओं को भी इसमें जोड़ना चाहिए। साथ में आप लोगों ने जो संसदीय समिति में एक सिफारिश की है कि जो गैर सांविधिक योजनाएं हैं उसकी ही निगरानी का अधिकार दिशा के पास है। सांविधिक योजनाओं का भी होना चाहिए और दिशा को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैंने पहले ही कह दिया उस चीज को, उसी को आप दूसरे रूप में कर रहे हैं कि दिशा को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जो मैंने पेनल प्रोविजन की बात की कि दिशा की मीटिंग में वे अधिकारी जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी अपने काम में पिछड़े रहते हैं, उसको हल्के ढंग से लेते हैं, तो वही वैधानिक दर्जा मिलने से ही वो पेनल प्रोविजन होगा। वो एक ही बात है जी। और मेरा तो यही कहना है, जैसे 76 डिपार्टमेंट हैं अभी, तो इसको कुछ और भी योजनाओं को इसमें शामिल किए जाने का हमारा सुझाव है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं शामिल होंगी दिशा मीटिंग में, उस पर तो कम से कम 3 महीने में एक बार थारो डिस्कशन होता है, बहुत विस्तृत लंबा विचार विमर्श होता है। नहीं तो कुछ योजनाएं जो नहीं है वो छूट जाती हैं, वो अपने ढंग से सरकारी अधिकारी लोग उसको करते रहे। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राज्य स्तरीय दिशा के गठन या दिशा बैठकें आयोजित न किए जाने के संबंध में बिना समय ध्यान देने की जरूरत है। संसदीय समिति ने सरकार को कहा है कि दिशा के निम्न निष्पादन के मुद्दे के समाधान के लिए संसद को विश्वास मिले और दिशा को सशक्त बनाने के लिए कानून लाने पर विचार होना चाहिए। इसे किस तरह से देखते हैं? वही जो आपने थोड़ी देर पहले बात की। मैंने कहा कि मतलब है ये सिफारिश उनको इसलिए करनी पड़ी मेरे ख्याल से क्योंकि जो बैकग्राउंड दिया हुआ है उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है कि किस स्टेट में कितनी मीटिंग्स हुई। तो इसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक हर ज़िले में 4 मीटिंग्स होनी है, हर क्वार्टर में मीटिंग की जानी है और स्टेट लेवल पे जो है साल में 2 मीटिंग्स होनी है। मगर ये मीटिंग्स जो है इवन 50% ओवरऑल अगर हम देखें तो वो नहीं हो पाई और कुछ स्टेट्स में तो उससे भी कम हुई। तो मेरे ख्याल में कमेटी ने इस चीज़ पर काफ़ी सीरियसली लिया कि ये मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसमें 2 डिपार्टमेंट की तरफ से मुद्दे आए। एक तो ये है कि इसका जो प्रोसेस है मीटिंग कन्वीन करने का, जो चेयरपर्सन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डिस्ट्रिक्ट के और मीटिंग के लिए 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो शायद एक तो ये है कि मतलब है वो उसमें कोऑर्डिनेट करने में शायद कुछ दिक्कतें आई होंगी, ये डिपार्टमेंट का कहना है, हमें नहीं मालूम कि एक्चुअल ज़मीनी लेवल पे हर जगह तो ये हो नहीं सकता। हर राज्य के अपने हर जगह हो सकता है, मगर एक उसका ये दिया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि कई बारी मीटिंग कन्वीन करना इसलिए नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि इलेक्शंस चल रही थी, चाहे वो स्टेट लेवल की हों, लोकल बॉडी की हों, तो वो प्रक्रिया जो है उसमें भी मीटिंग नहीं कन्वीन कर सकते। तो बहरहाल जो उसका फाइनल रिजल्ट ये है कि वो मीटिंग्स नहीं हो पाई। संसदीय समिति ने एक रिकमेंड की है कि जो बैठकें आयोजित नहीं होती या फिर कार्य निष्पादन में जो सुस्ती देखी गई है उस और समय गंवाए बगैर आप मंत्रालय को कहा गया है कदम उठाए और संसद को विश्वास में लेने को कहा गया है और एक कानून लाया जाए ताकि दिशा का जो उद्देश्य है उसको पाया जा सके। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। उसको कुछ जैसे कहते हैं कि अगर शेर है तो उसको नाखून भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
तो तभी ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा और इफ़ेक्टिव होगा। और कुछ मीटिंग्स कुछ ज़िलों में क्या होता है कि कई बार होता है कि वो टाइम बाउंड लिमिट के भीतर 3 महीने में एक बार नहीं भी हो पाती है। कई कारण होते हैं, जैसे कोरोना के समय में ऐसा बहुत हुआ, जैसे कहीं 3 महीने मीटिंग हो गई तो कोई बाई इलेक्शन आ गया उस स्टेट में, तब वो थोड़ा वो नहीं हो पाती है। इस तरह के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से। अदरवाइज हम लोग जो भी हैं माननीय सांसद लोग ये कोशिश करते हैं कि समयबद्ध तरीके से 3 महीने में एक बार दिशा की मीटिंग जरूर हो जाए। जब भी किसी जो समिति में, खासतौर से जो मैं दिशा समिति की बात कर रहा हूँ जो राज्य जिला स्तर पर है, उसमें लोकल सांसद हो, विधायक शामिल होते हैं, पंचायत तक के लोग इसमें शामिल और सिविल सोसाइटी के भी हैं, तो उसको क्रियान्वित करने में, उसको इम्प्लीमेंट कराने में किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं? मतलब आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं। सबसे बुनियादी बात तो मैं ये कहूँ कि देखिए, ब्यूरोक्रेट्स अपनी जगह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी काम करते हैं। मैं तो 38 साल सिविल सर्विस में रहा, तो मैं ये कहूँगा कि मतलब ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विस का गवर्नेंस में एक बहुत अहम रोल है जिसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो है हमें जो है सिविल सर्विस भी ये समझती है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन के और ज़राए हैं जो कि अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कभी कभी नहीं होते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा एक्सेसिबल है 24 घंटे लोगों के लिए, जो कि सिविल सर्वेंट जो है वो नहीं हो पाता है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से वो एनविसेज्ड है, शायद 24 घंटे तो नहीं, मतलब वो ड्यूटी पे तो है मगर वो पब्लिक के लिए शायद 24 घंटे एक्सेसिबल नहीं है, मगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो जहाँ तक देखा जाए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में सबके लिए लाभदायक है। तो मैं तो उस स्पिरिट में देखता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास और जो सुझाव आ सकते हैं, वो सिविल सर्वेंट की एक प्रिविलेज है कि वो उस चीज़ को क्रियान्वित कर सके। कार्यक्रम में हमारे साथ माधव लाल जी हैं। उन्होंने वो पूर्व मुख्य सचिव रहे जम्मू कश्मीर के। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी और जो जनप्रतिनिधि हैं जब मिलकर काम करते हैं तो अच्छे नतीजे आते हैं। दिशा में जनप्रतिनिधि भी हैं, नौकरशाह भी है, सिविल सोसाइटी है। किस तरह से आप लोग, इसमें आपका निजी अनुभव मैं जानना चाहूँगा, किस तरह आप लोग जो तमाम योजनाएं हैं उसका सही से क्रियान्वयन हो और जनता का उसका को लाभ पहुँचे, उसका इस्तेमाल दिशा के माध्यम से करते हैं? दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ व्हाट ही इज सेइंग कि क्या होता था कि पहले क्या सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों को कुछ दूरी पर ही रखना चाहते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी पहले एक सरकारी अधिकारी था, ठीक है, लेकिन समय बदल रहा है। अब सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के लोग, और तो कहते हैं कि और भी तरह के लोग जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, अगर सब लोग मिल करके बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे तो वो बेहतर काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। श्याम सिंह यादव जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपनी ही संसदीय समिति, प्राक्कलन समिति की जो दिशा को, जो योजनाओं को लेकर उसकी जो भूमिका है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर आप लोगों ने एक अच्छी रिपोर्ट संसद में पेश की है और उसके विषय में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आखिरी सवाल के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से संसदीय समिति ने एक विस्तृत पड़ताल की और उसने सिफारिशें दी हैं कि दिशा समिति के माध्यम से किस तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको सही से क्रियान्वित किया जा सकता है, इसके कार्य निष्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप एक अनुभवी नौकरशाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, किस तरह से अब आप आगे का सफ़र देखते हैं इस सिफारिश के बाद? इस सिफारिश के बाद मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ तो ये आएगी जिसका शायद काफ़ी लोगों को एहसास नहीं होगा कि भाई ये कमेटी क्यों नहीं बैठ रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कमेटी ने ये हाईलाइट कर दिया है कि इसको इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर क्वार्टर में बैठना है और ये नहीं बैठ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका विस्तार से कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट को पढ़ के और इसके बारे में सुन के
और इस पे जो आगे चर्चा होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट के दिशा में इसको ले जाने के लिए, उसी से मेरे ख्याल में 50% तो सही रास्ते पे लग जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरा अंदाजा है बिल्कुल कि काफ़ी जगह तो ये वैसे ही चीज़ें जो है क्रियान्वित हो जाएंगी। बिल्कुल। माधवलाल जी, आप इस कार्यक्रम में आए और प्राक्कलन समिति की इस काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर आपने अपनी राय रखी और जो सिफारिशें थी उसको लेकर भी हमें बताया, साथ में कुछ जो तकनीकी शब्द थे शासन प्रणाली को लेकर उसको भी आपने हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि केंद्र की योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए दिशा समिति के तहत निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की इसमें हिस्सेदारी है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।